गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जलवायु, किस तरह की जलवायु है भारत की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा, वायुमंडल दाब का अध्ययन जो किया जाता है वो जलवायु कहलाता है। सबसे पहले जलवायु क्या है? वो हम तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा, वायुमंडल दाब का जिसमें अध्ययन करते हैं वो जलवायु कहलाता है। जो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है दोस्तों। कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह अपनी कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। यह सपोज करिए विषुवत रेखा है। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के जो बीच में जो क्षेत्र होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और भारत का जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। अब बात करते हैं मानसूनी शब्द की उत्पत्ति। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति है दोस्तों वो अरबी भाषा से हुई है। भाषा का शब्द है मौसम। मौसम का क्या मतलब होता है? हवाओं का हवाओं का ऋतुओं के अनुसार या सीजन के अनुसार या बदलना। ठीक है दोस्तों। अब किसी देश या स्थान की जो जलवायु है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कारक होता है, अन्य कारक भी होते हैं। उस स्थान की समुद्र से दूरी क्या है? सबसे पहले उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है? समुद्र से दूरी कितनी है? वो स्थान किस अक्षांश पर स्थित है? उस स्थान की ऊंचाई क्या है? वहाँ पहाड़ों की स्थिति क्या है? ये आदि पर निर्भर करती है। जैसे शिमला और ये यहाँ पे आपका शिमला और ये आपका अमृतसर समझ लिए, दोनों बराबर अक्षांशों पर स्थित होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी जो शिमला है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है जबकि अमृतसर में गर्मी होती है। इसका कारण क्या है? जो शिमला है वो ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलें। अब ये जलवायु या मानसून बनता कैसे है? क्योंकि जो तापमान होता है, तापमान और प्रेशर, प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब तथा तापमान दोनों में इन्वर्स या विपरीत रिलेशन होता है, संबंध होता है। अगर तापमान बढ़ता है तो उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो उस स्थान पर तापमान कम हो जाता है। यही कारण है हमारा मानसून बनने का। चलिए कैसे आता है? जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूर्य होता है कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है। सपोज करिए ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ हमारा भारत है। जब गर्मी के सीजन में जब सूर्य है कर्क रेखा के लंबवत आता है, ये सूर्य सपोज करो धीरे धीरे लंबवत आ जाता है, तब भारत का जो पश्चिमी भाग है, अपना पश्चिमी राजस्थान प्लस पंजाब का जो भाग है, ये पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत भाग है, हमारे भारत का रेगिस्तान, तो वहाँ पर अत्यधिक तापमान हो जाता है। वहाँ पर तापमान जो होता है वो बहुत हो जाता है, तो जिसके कारण भारत में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। मैंने बताया था आपको, अगर तापमान बढ़ेगा तो जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पे निम्न वायु दाब की स्थिति बन जाती है। ठीक है, सपोज करिए ये भारत का पश्चिमी भाग है, ये पाकिस्तान का पूर्वी भाग है, यहाँ पे तापमान अब बढ़ता है, ये रेगिस्तान है सारा। तो इस रेगिस्तान में अगर तापमान बढ़ता है तो जो निम्न वायु दाब की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने के कारण, सपोज करिए अपना हिंद महासागर है पूरा, हिंद महासागर में तापमान कम होने के कारण उच्च दाब वायु दाब वाली स्थिति बन जाती है। अब ये तो यहाँ पर तापमान हो गए कम राजस्थान में और ये भारत में, और जो हिंद महासागर है यहाँ पे होता है उस टाइम पे, क्योंकि जो हिंद महासागर है मकर रेखा के आसपास, मतलब विषुवत रेखा मकर रेखा के बीच में आता है, तो यहाँ पे स्थिति बन जाती है उच्च वायु दाब वाली, क्योंकि यहाँ पर तापमान होता है कम। तो जो पवनें हैं, मैंने आपको बताया था, पवनों की दिशा है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं।
जो पवने हैं ये हाई वायु दाब है, ये लो वायु दाब है। तो पवने हाई वायु दाब से लो वायु दाब की तरफ बहती हैं। जो इस तरफ जो पवने हैं हिंद महासागर की, वो निम्न वायु दाब की तरफ बहने लग जाती हैं। इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिमी पवने कहा जाता है। कौन सी पवने? दक्षिणी पश्चिमी पवने कहा जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने कहा जाता है। और हमारी 90% बरसात जो होती है इसी पवनों की वजह से होती है हिंदुस्तान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिमी जो पवने हैं वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया जब हिंद महासागर में उच्च वायुदाब हो जाता है तो वहाँ की से जो पवने भारत की तरफ आती हैं, भारतीय तटों से टकराती हैं, तो उस टाइम पे जो हिंद महासागर की जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने हैं वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। सपोज करिए ये आपकी पवने हैं, यहाँ पे आने के बाद एक शाखा इधर चली जाती है बंगाल की खाड़ी साइड में, और एक शाखा आपकी इधर आ जाती है अरब सागर में। तो अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, और दूसरी हो जाती हैं भाई बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की। इसकी जो पहली शाखा है, पहली शाखा किससे टकराती है? केरल या पश्चिम घाट से टकराती है, केरल से टकराती है। कब तक? 1 जून तक ये केरल से टकरा जाती है। ठीक है, और केरल का जो क्षेत्र है पश्चिम घाट में आता है, तो यहाँ से टकराने के बाद वर्षा करती है। जो पश्चिमी घाट के जो है यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और ये नीलगिरी की पहाड़ी और बाकी आपकी डोडा बेट्टा की पहाड़ी, इनसे टकरा के यहाँ पर वर्षा करती है। लेकिन इसके जो पीछे का जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट है, ये आप सपोज करिए नीलगिरी की पहाड़ी है। ये इधर का जो क्षेत्र है, तो कम से कम ये पहाड़ी काफ़ी ऊंची है, तो यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि जो पवनें हैं इससे ऊपर जा नहीं पाती हैं और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बरसात नहीं कर पाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट का जो पूरी ढलान है भाई, ये पश्चिमी घाट है, ये इसका पूरी ढलान है। जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर बरसात नहीं होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से। चला आगे चलें। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की। दूसरी जो शाखा है 5 से 10 जून को महाराष्ट्र के तटों से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी बरसात करती है। ये अपनी मानसूनी पवनें हैं, ये महाराष्ट्र मुंबई में प्रवेश करती हैं और इस तरह निकल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य भारत में छत्तीसगढ़ के बीएसएन क्षेत्र में पूर्वी भाग में ये बरसात करती हैं। ठीक है दोस्तों, पहली यहीं पे होती है। अब बात करते हैं तीसरी शाखा की। जो तीसरी शाखा है गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है, ये यहाँ से प्रवेश करती है और अरावली के समानांतर होती हुई हिमालय तथा पंजाब के क्षेत्रों में बरसात करती है। ये तीसरी शाखा है, ये दूसरी शाखा है। ठीक है दोस्तों, बरसात उत्पन्न करती है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, मैंने आपको बताया था पहली शाखा 1 जून में केरल को, उसके बाद 5 से 10 जून में आपको मिल जाती है महाराष्ट्र, जो मध्य भारत से होती हुई यूँ जाती है, और तीसरी आपकी सौराष्ट्र जो राजस्थान के समानांतर होती हुई अरावली के और हिमालय और पंजाब के क्षेत्र में बरसात करती है। और एक है बंगाल की खाड़ी की पवनें। तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें वो, अब ये कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु के स्टेट में आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि तट है तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ से टकरा के सीधी आती हैं इधर। ये आपका म्यांमार है, म्यांमार में अरकान की पहाड़ियाँ हैं, म्यांमार में अरकाई की पहाड़ियाँ, किसकी? अरकाई की, याद रखना आपको। म्यांमार में जब यहाँ से टकरा के यूँ आती हैं तो
अर्काई की पहाड़ी से टकराकर वापस भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत की तरफ मुड़ जाती हैं तो पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदान, पंजाबी क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, हिमालय, दिल्ली, यमुना का क्षेत्र, वहाँ पे बरसात करती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक दूसरी शाखा है, एक इसकी दूसरी शाखा एक तो यूँ चली जाती है, म्यांमार की जो अर्काई की पहाड़ी है, एक सीधी जाती है दोस्तों, और ये आपके मेघालय, नागालैंड, असम क्षेत्रों में बरसात करती है। ठीक है, जो मेघालय में मानसराम है वो बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की वजह से वहाँ बरसात होती है। और जो चलिए और आगे वो डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, क्योंकि जो खासो पहाड़ी है यहाँ पे, खासो पहाड़ी का ही खासो पहाड़ी पे ही मासन नाम है, जहाँ पे राजस्थान विश्व भारत की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये कीप की आकृति का है, इसका मतलब ये इस तरह की आकृति का है, ये सब कुछ के लिए मासन नाम है, और ये कीप पहाड़ियों का कीप बना हुआ है। तो बरसात होती है, जो पवनें आती हैं इसे टकराती हैं, सीधे यहाँ बरसात करती हैं, इसलिए यहाँ सर्वाधिक बरसात होती है। और भारत का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र ही मासन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी मानसूनी, अब ये जो हवाएं हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो गई हैं, ये लौट के भी आती हैं। तो आती किस तरह है दोस्तों, वही फॉर्मूला है, ये आपकी कर्क रेखा, ठीक है, ये आपकी मकर रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, और सपोज करिए ये है आपकी मकर रेखा। जब पवनें उत्तर पूर्व में जब जाती हैं तो सर्दियों के मौसम में मकर रेखा, जो सूर्य है वो मकर रेखा पा जाता है। सपोज करिए यहाँ पे सूर्य है, ये आ गया, ये सूर्य सर्दियों में यहाँ पे आ जाता है मकर रेखा के मध्य में। मकर रेखा के मध्य में लंबवत पड़ता है, तब यहाँ पे उच्च वायुदाब की स्थिति नहीं, उच्च तापमान हो जाता है यहाँ पे। कैसे तापमान हो जाता है, तापमान हो जाता है हाई, इस वजह से यहाँ पे जो वायुदाब है वो हो जाता है निम्न। कि जब सूर्य लंबवत पड़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, जो वायुदाब है वो निम्न होगा। और भारत में उस टाइम पे जो सूर्य मकर रेखा पे होता है तो यहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ का तापमान हो जाता है निम्न, और जो वायुदाब है वो हो जाता है हाई, उच्च वायुदाब हो जाता है। तो जो पवनें हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो इस तरह ये पवनें चलना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अधिकांश पवनें स्थल से होकर आती हैं तो बरसात नहीं होती है। लेकिन कुछ जो पवन के जो हिस्सा है वो बंगाल खाड़ी से होता हुआ आता है। जब जो पवनें बंगाल खाड़ी से आती हैं तो वो जलवाष्प भी साथ में लेके आती हैं, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात होती है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बरसात उत्तर पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। किस महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में। और थोड़ी बहुत आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इससे बरसात होती है। ठीक है दोस्तों, कब आता है, नवंबर दिसंबर में होती है बरसात। अब इसको पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या कह रही है। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा की लंबवत होता है, और भारत का उत्तर पूर्व में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र का बन जाता है, जिसके विपरीत हिंदू महासागर में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदेव क्षेत्र बन जाता है। पवनें हिंदू महासागर की तरफ बढ़ने लगती हैं और उत्तर पूर्व मानसून पवनों की शुरुआत हो जाती है। अकेला तमिलनाडु है 50 से 60% बरसात नवंबर दिसंबर में होती है। ठीक है दोस्तों,
समझ में आएगा होगा। उत्तर पश्चिमी मानसून लौटती हुई पवनें कैसे बनती हैं। मकर रेखा पर सूर्य की तापमान आने से तापमान बढ़ जाता है हिंद महासागर में, और वहाँ पर निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये पवनें यूँ बहने लगती हैं। तो इस तरह बरसात होती है। अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभों की। हमारे यहाँ बरसात होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से भी होती है। अब ये कैसे होती है दोस्तों, ये दोस्तों एक भूमध्य सागर का तूफान होता है। सपोज करिए अपना इंडिया और ये ग्लोब में भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर है तो यहाँ से जो तूफान आएगा वो जल वाष्प लेके आएगा, पानी वाला तूफान आएगा। जब ये यहाँ से आता है, ईरान, अफ़गान, पाकिस्तान से होते, जो हमारी जो पर्वत चोटियाँ हैं इनसे टकराता है, इनसे टकराता है। तो पंजाब, यूपी, दिल्ली, राजस्थान में इससे बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ से। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आपने देखा होगा जो बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय आदि में बर्फबारी पैदा करता है। ये अपना पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से जो तूफान आता है भारत में, हिमालय से टकराकर हिमालय के स्टेट हैं जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि में बरसात करता है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं हिमालय के नीचे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी का अधिकांश क्षेत्र यहाँ पर बरसात करता है। आपने देखा होगा उस टाइम पर सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। तो इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ ही है जो भूमध्य सागर से भूमध्य सागर से पानी लेके आता है, जल वाष्प लेके आता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ जो है रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। रबी की फसल उस टाइम पे आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में सबसे सर्वाधिक क्या होता है, गन्ने की फसल होती है। उसके लिए गेहूँ की फसल होती है। गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अब इसमें एक चीज़ और नोट कर लेते हैं। तमिलनाडु वर्षा ऋतु में 2 कारणों से शुष्क रह जाता है। जो तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था, वर्षा ऋतु जो आती है मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिमी, तब वहाँ पर बरसात नहीं होती है। उसके तमिलनाडु में बरसात उत्तरी पश्चिमी पवनों से होती है। आपके साथ लॉजिक समझ में आ गया होगा। अरब सागर के मानसून का छायावृष्टि क्षेत्र, ये आपका जो पश्चिमी घाट है यहाँ की पहाड़ियों से टकरा के जो मानसूनी पवनें वापस लौट जाती हैं, इस वजह से इधर ये छायावृष्टि क्षेत्र बन जाता है, बरसात नहीं हो पाती है। और दूसरा कोरोमंडल तट के जो मानसून है वो समानांतर होता है, टकरा नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में औसत वर्षा कितनी होती है। 125 सेंटीमीटर भारत में औसत वर्षा होती है। भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 35% भाग पर आपका जैसे मध्य हरियाणा, पश्चिमी यूपी, दिल्ली इत्यादि। सर्वाधिक वर्षा मासनराम मेघालय में होती है, 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, लद्दाख में। कहाँ होती है, लद्दाख में। पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र, जो पश्चिमी बंगाल का पूर्वी भाग आदि में 400 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पश्चिमी घाट पे ही टकराता है मानसून, केरल में और महाराष्ट्र में और आपके सौराष्ट्र में, तीनों ही पूरा ही पश्चिमी घाट कहलाता है। और मेघालय में जो सीधी ये बंगाल की दक्षिण पश्चिमी पवनें सीधी जा टकराती हैं मेघालय की गारो, खासो, जयंती पर्वत श्रेणियों से। तो इस वजह से यहाँ पर जो बरसात की जो मात्रा है बहुत अधिक होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर चावल की खेती हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या होती है, जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होने को होती है और मानसून शुरू होने वाला होता है, तो बीच में जो बरसात होती है बंगाल और बिहार में बरसात होती है, जिसे हम वहाँ पर फुहार कहा जाता है। तो जो वो वर्षा होती है आम की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इस वजह से इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारा भारत की जलवायु का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।